नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर सम्मुख हैं आपके द्वार लेकर आपका अपना पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को पूसा कृषि विज्ञान मेले में लगी सब्जियों की उन्नत किस्मों के प्रदर्शन की झलक दिखलाएंगे एवं टेरेस गार्डनिंग की एक सफल कहानी से रूबरू करवाएंगे। साथ ही प्याज में बीज उत्पादन की तकनीकी जानकारी भी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 को किया गया था। इस मेले में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ सब्जी वर्गीय फसलों की उन्नत किस्मों का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसे किसानों ने बहुत सराहा। आइए हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी के साथ हम भी इस प्रदर्शनी को देखते हैं। हमारी सब्जियां बड़ी मात्रा में बाहर जाती हैं। महाराष्ट्र से मैं कल ही 3 दिन पहले किसान से चर्चा कर रहा था, तो किसान द्वारा बताया कि बॉम्बे के से हवाई जहाज के माध्यम से प्रतिदिन पालक की हमारी जो किस्म है पूसा भारती और आल ग्रीन बड़ी मात्रा में जाती है। मेथी हमारी पूसा अली बंची बड़ी मात्रा में जाती है। और भारत का आलू, प्याज, करेला ये तो बाहर जाते ही हैं। इसके लिए हमारे देश की विशेष पहचान है जी। तो ये हमारे संस्थान की उपलब्धियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों द्वारा अपनाई जा रही हैं और उससे किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है। ये अलग अलग प्रकार के लेट्यूस की जो हमारी विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसकी लाइनें हैं। ये एक हमारा ग्रेट लेक किस्म है जो हेड बनाती है जी। ये लेट्यूस की किस्म है। इसको हम लोग जो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में पत्ते के रूप में यूज करते हैं। अच्छा, सलाद के रूप में, इसे साग के रूप में, सलाद के रूप में, सूप के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। ये हेडिंग है, ये नॉन हेडिंग है। ये पत्ते, इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं जी। एक तरफ से हल्का हरा है, ऊपर से पर्पल है। अच्छा सर, इसका ऐसे कच्चा भी ग्रहण किया जा सकता है? कच्चा पत्ते को ग्रहण किया जा सकता है तो ले सकता हूँ। अभी इसमें कोई छिड़काव तो नहीं होगा? छिड़काव नहीं है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। आइए सर, बढ़ते हैं। ये सोया है, बहुत प्रचलित है। विटामिन सी और इसमें आयरन, कैल्शियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं सोया। और हमारे देश के पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इसकी खेती होती है। और खेती के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे देश से इसको दिल बोलते हैं, अंग्रेजी में दिल, सोया को दिल बोलते हैं, हार्ट। वो जो हमारे देश से पिछले कई सालों पहले मैंने डाटा देखा था जी, प्रति वर्ष हमारे यहाँ से 1000 से 1200 करोड़ रुपए वैल्यू का सोया का सीड दिल सीड के नाम से यूरोप के बाजारों में भेजा जा रहा है। अच्छा, तो ये हमारी इस सोया की मजबूती है। ये हमारी कसूरी मेथी है। अच्छा, इसका जो है आप हरी अवस्था में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पाउडर भी बनाएंगे, सुखा करके पाउडर बना करके पूरे वर्ष। और हमारे देश से इसका बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। राजस्थान में नागौर का ये जो दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है, वहाँ से बड़ी मात्रा में इसे भी ग्रहण किया जा सकता है। इसको भी बिल्कुल ग्रहण किया जा सकता है। और यह इसमें हम हार्ट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए तो रामबाण है। और इसमें रेशे की मात्रा है। अब आप देखिए, ये हमारी 4 पत्तेदार सब्जियां हैं। हरी चौलाई है, पुदीना है, धनिया है और ये बंचिंग ऑनियन है जी। मैं धनिया के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे हर व्यक्ति को प्रतिदिन धनिया का पत्ती किसी न किसी रूप में ग्रहण करनी चाहिए। इसका कारण इसके अंदर 40 से 45 मिलीग्राम पर 100 ग्राम आयरन की मात्रा होती है। हमें प्रतिदिन 4 से 5 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। अगर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10 ग्राम भी ग्रहण कर लेता है
तो उसकी आयरन की जो मात्रा है वाह। वो प्राकृतिक तौर से प्राप्त की जा सकती है। मतलब खून का स्रोत है एक तरह ये से। खून का स्रोत है, और विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, युवा बच्चियां हैं, बढ़ती हुई बच्चियां हैं, उनके लिए तो रामबाण है। जी। उन्हें इसकी चटनी के रूप में, दाल में डाल के, सब्जियों में डाल के, इसको जो है चटनी बना करके कैसे भी ग्रहण किया जाए, प्राकृतिक तौर से अगर हम आयरन लेने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी उपलब्धता शरीर को अधिक होगी। शहरों में आप देखते हैं कि आजकल स्थान की कमी है, जगह की कमी है, मल्टी स्टोरी हाउसेस बनते हैं जी। आपके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है, उसमें आप ये स्टैंड बना करके, आप हमने अभी 3 का बनाया है, इसको आप 4 तक बना सकते हैं, 5 तक बना सकते हैं, और एक जगह इसको रख दें जहाँ धूप आती है, वहाँ पे आप पत्तेदार सब्जियों को उसमें उगा सकते हैं, और ताज़ी पत्तेदार सब्जियों को आप अपने खाने में सम्मिलित करके बेहतर पोषण हमारे उपभोक्ता ले सकते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो आप प्याज जैसी सब्जी देख रहे हैं, बंचिंग ऑनियन है। अच्छा। ये हमारे संस्थान द्वारा विकसित है, पूसा सौम्या जी। ये प्याज नहीं बनाती, इसको नॉन बल्बिंग स्पीसीज बोलते हैं, एलियम फिस्चुलोसम। ये पूरे वर्ष उगाई जा सकती है, और इसमें कीड़े बीमारियों का कम से कम प्रकोप होता है, तो पेस्टिसाइड छिड़कने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, और खाने में बहुत अच्छी है। वाह। और ये युवाओं के लिए रोजगार का भी क्या इसका भी टेस्ट लिया जा सकता भी है? आप टेस्ट के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। आप देखेंगे इसकी पत्ती में कितना वैक्स है। है प्याज जैसा ही टेस्ट बिल्कुल इसका। प्याज परिवार का ही है। वही बात है कि जो प्रकृति में उगी हुई चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से, वो हमारे लिए कितनी बेहतर हैं, हमारे मानवता को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, और मानव कल्याण के लिए। इसलिए प्रकृति के अंग हैं ये सब चीज़ें, जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए। सर यह तो पालक होगा? ये पालक नहीं है, इसको स्विस चार्ड बोलते हैं। अच्छा। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जी। इसमें विटामिन सी के अतिरिक्त आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, और इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जी। और ये सर्दी के मौसम में उगाया जा सकता है, और इसको हम सलाद के रूप में, सूप के रूप में या सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह वाह। और यह सर गाजर जैसा है, लेकिन गाजर है, ये ऑरेंज कलर की गाजर है। इसको जब गमलों में उगाते छोटी बनती है जी। इसको आप बेबी कैरेट भी कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में तो आप देखेंगे जब जाएंगे कि वहाँ बेबी कैरेट का बहुत बड़ा व्यवसाय है। वो बड़ी अनुसंधान करके उन्हें छोटी किस्में विकसित की हैं कंटेनर गार्डनिंग के लिए जी। लेकिन हम अपनी किस्मों को भी इसमें उगा सकते हैं और उसको बेबी कैरेट के रूप में इस्तेमाल, इसे बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरी आप सब्जी देख रहे हैं, ये हमारा जो है अच्छा है, गोभी है, गांठ गोभी है। ये 32 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका जो मुख्य स्रोत है ये आपके पोटेशियम का। जी। पोटेशियम हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है जी। तो इसको अगर हम ग्रहण करते हैं, पत्तों के साथ ग्रहण करते हैं। अच्छा, पत्ते भी खाए जा सकते हैं? इसके पत्ते की सब्जी होती है। सर कोई छिड़काव तो होगा नहीं इसमें? इसमें कोई छिड़काव नहीं किया है। हमारे देश में आप हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, कश्मीर में इसको करम बोलते हैं और इसको लोग जो हैं शादियों के अवसर पे विशेष रूप से बनाया जाता है। अगर किसी कश्मीरी शादी में इसका सब्जी नहीं बनेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा हमको बताया गया हमारे कश्मीरी दोस्तों के माध्यम से जी। तो ये बहुत पोषण की दृष्टि से बहुत अच्छी सब्जी है। इसमें कीड़े बीमारियां ना के बराबर लगते हैं और ये ऑर्गेनिक रूप से उगाई जा सकती है और 35 दिन में, 32 से 35 में रोपाई करने के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और आप इसको अलग अलग समय पे, मान लिया आप एक गमला है, 2 गमले उसके रखें, आधे गमले में एक बार लगाया, आधे में फिर लगाया, तो आप अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप इसको उगा सकते हैं। इसको स्लेरी बोलते हैं। इसकी जो ये फ्लैशी स्टेम होते हैं ये खाए जाते हैं और ये भी बहुत अच्छा विटामिन सी और ए का स्रोत है। और इसको भी सलाद में लिया जा सकता है। सलाद में लिया जा सकता है, सूप में लिया जा सकता है, गार्निशिंग में सजाने के लिए इसका भी थोड़ा सा टेस्ट लें, इसी प्रकार से बिल्कुल लिया जा सकता है। और ये आप देखेंगे ये पार्सले है, ये भी बहुत अच्छा स्रोत है तरह तरह के हमारे कंटेंट्स का। इसको भी हम सब्जियों में जब घर में तैयार करते हैं तो उसके ऊपर डालते हैं, रायते में डालते हैं और इसका ग्रहण करते हैं। देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन धूप आती है, थोड़ी जगह है, वहाँ पे गमले ले सकते हैं, विभिन्न आकार के गमले ले सकते हैं, मिट्टी के गमले, प्लास्टिक के गमले। सबसे बेहतर है मिट्टी के गमले क्योंकि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। मिट्टी से बने हैं, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, उसके बाद टूट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। प्लास्टिक और ये दूसरे जो हैं यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाएंगे तो वातावरण को भी प्रभावित करेंगे, हमारे मिट्टी के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। जी। मैं तो अपने किसान भाइयों को या जो हमारे किचन गार्डन के ग्रोवर्स हैं उनको यही कहता हूँ भाई मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें। लेट्यूस है, हेडिंग वाला लेट्यूस। अच्छा।
ये इसमें पत्ता गोभी की तरह सीड्स बनते हैं और ये पत्तेदार की अपेक्षा ज़्यादा मीठा होता है, इसमें कड़वापन कम होता है। पत्ते वाले में अपेक्षाकृत कड़वापन ज़्यादा होता है और ये अभी पोषण से परिपूर्ण होगा। ये परिपूर्ण, ये आप देखेंगे जैसे हम बोलते हैं इसमें कई विटामिन B12 की आजकल सभी लोगों को कमी मिलती है जी। क्योंकि जो शाकाहारी हैं उनके को B12 की उपलब्धता कम होती है। तो लेट्यूस एक ऐसी सब्जी हो सकती है जिसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम कुछ हद तक विटामिन B12 की आपूर्ति को इससे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये ब्रसल्स स्प्राउट है। यहाँ जैसे पत्ता गोभी जैसे छोटे छोटे बटन्स होते हैं। अच्छा। और ये 1 किलो में तकरीबन 150 से 200 बटन आ जाते हैं। अच्छा। और इसको जो है हम सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं। वाह वाह। और ये विटामिन C का बहुत अच्छा स्रोत है। वाह। और इसको हम यूरोपियन या एक्जोटिक वेजिटेबल के नाम से जानते हैं। सर्दी के मौसम में इसको व्यावसायिक रूप से किया जा सकता है और स्टार होटल्स में इसकी निरंतर मांग रहती है। हमारे संस्थान के द्वारा विकसित पत्ता गोभी की लाल रंग वाली पत्ता गोभी है, इसको हमने नाम दिया है पूसा रेड कैबेज हाइब्रिड 1 जी। इसका बीज पहाड़ों में बनता है और ये तैयार होने के बाद महीनों तक गमले में रह सकती है। अगर आज आपकी इच्छा नहीं है बनाने की, तैयार हो गई, महीनों तक गमले में रह जाएगी, क्यारी में रहेगी। इसको हम बोलते हैं फील्ड स्टेइंग कैपेसिटी जी। इसका खेत में रुकने की बहुत लंबी क्षमता होती है और ये भी एंथोसाइनिन का बहुत अच्छा स्रोत है। ये प्याज तो हमने सेट से तैयार की है और इसको हम जो घर में प्याज उगती हैं उनको भी गमलों में लगा सकते हैं। जब उसमें पौधे तैयार हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि प्याज का एक अल्टरनेटिव प्याज का तना भी हो सकता है। ये तो फूला हुआ कंद है और ये जो वास्तविक तना है इसको भी उतना ही वैल्यू है जितना वास्तविक प्याज का है। इनके बीज सीमित मात्रा में हम किचन गार्डन के किट्स बनाते हैं, 2 से 3,000, 4,000, 5,000 तक बनाते हैं। जो लोग हमसे लेते हैं हमें संपर्क करते हैं और हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कैसे संपर्क करेंगे? हमारा ऑफिस का जो या ईमेल से बेहतर है कि हमारे ईमेल हम बताना चाहेंगे कि हमारे संभाग का ईमेल है head_veg veg@iri.res.in। इस पे हमें हमारे जो उपभोक्ता हैं वो हमें मेल कर सकते हैं। उसके बाद हम उनका मार्गदर्शन देंगे कि आप हमको इसका पैसा, स्पीड पोस्ट का पैसा आप हमको निदेशक IRI के खाते में भेज दीजिए, उसका प्रूफ हमें भेज दीजिएगा और हम आपका बीज पोस्ट के माध्यम से आपके ईमानदारी से भेज देंगे। आइए सर। ये ब्रोकली है, हमारे संस्थान द्वारा विकसित एक किस्म है KTS1। तो ये जो है अभी आप देख रहे हैं थोड़ा खड़ ढीला हो गया है क्योंकि पिछले 10-15 दिन से अचानक जो तापक्रम में वृद्धि हुई है उसने इसकी बोल्टिंग की प्रक्रिया को इनिशिएट कर दिया। नहीं तो ये अभी और 1 हफ्ता तक खेत में खाने योग्य बनी रहती है। आप इसको देखेंगे ये अभी बहुत अच्छी अवस्था में है और ये थोड़ा ढीला होना शुरू हो गया है जी गर्मी के कारण। हरे पत्ते और नीली गोभी। ये भी किस्म हमारे स्थानीय केंद्र कटराइन के द्वारा विकसित किस्म है जी। इसको हम पूसा पर्पल कॉलीफ्लावर 1 बोलते हैं और इस पे एंथोसाइनिन होता है। स्वाद इसका गोभी के अनुरूप ही होता है और ये सर्दी के मौसम में खेती की जा सकती है, क्यारियों में उगाया जा सकता है, गमलों में उगाया जा सकता है जी। और इसको खाने का स्वाद भी इसका अच्छा है जी। आजकल टेरेस गार्डनिंग काफी चलन में है। खासतौर पर शहरों में लोग अपनी छत पर या आंगन पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कई महत्वपूर्ण सब्जियों का उत्पादन घर की छत या आंगन में ही किया जा सकता है। जी बिल्कुल, टेरेस गार्डनिंग के कई सफल उदाहरण उभर कर आ रहे हैं जिससे हम सब प्रेरणा ले सकते हैं। एक ऐसी ही सफल टेरेस गार्डनिंग की कहानी आपसे साझा कर रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी। इसी क्रम में हमारे न्यू राजेंद्र नगर के रहने वाले श्री OP शर्मा जी, जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नीरजा। आइए हम आपका परिचय कराते हैं श्री ओम प्रकाश शर्मा जी और डॉक्टर नीरजा शर्मा जी से। आप दोनों लोगों का स्वागत है पूसा समाचार में। धन्यवाद। और ये आपकी छत है, आप देख सकते हैं आपने विभिन्न तरह की सब्जियां, कुछ फल के पौधे भी हैं जिनमें नींबू है, मौसमी है और विभिन्न तरह के फूल आपने लगाए हुए हैं छत पे। तो शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये प्रेरणा जो थी आपको कैसे मिली कि आप बागवानी की तरफ अग्रसर हों? एक्चुअली शुरू से हमारे पिताजी आर्मी में थे, तो वहाँ से हम लोग को घर में ऐसी जगह मिली कि भाई जगह होती थी, वहीं से एक शौक़ पैदा हो गया बचपन से ही कि ये गार्डनिंग करनी है और अच्छा लगता है, टाइम बढ़िया पास होता है, एक बहुत अच्छी हॉबी है। लेकिन जब रिटायर होने के बाद और क्या करना है, तो इसमें जीवन बड़ा व्यस्त रहता है और बड़ी खुशी भी होती है जब ये फूल पौधे और
कोई फल निकलता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। एक तो समय का अच्छे से उपयोग हो जाता है, और हमने देखा है कि बागवानी जब आप करते हैं तो आप शारीरिक रूप से सक्रिय भी रहते हैं, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षित सब्जियां, दिल्ली जैसी जगह पर आपको सुरक्षित सब्जियां और ताज़ी सब्जियां आपको आपके टेरेस से प्राप्त हो जाती हैं। इस समय जैसा आप लोग जानते हैं कि जो सर्दी की मौसम की सब्जियां थी वो लगभग समाप्ति की ओर हैं। अभी हालांकि टमाटर, बैंगन, मिर्ची काफ़ी हद तक चल जाएंगे, कुछ फूल गोभी और पत्ता गोभी हैं जिनको भी आप आगे इस्तेमाल में ले सकते हैं, जो कि फल देते रहेंगे। लेकिन इस समय आ गया है मौसम नई जायद की सब्जियां लगाने का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे शर्मा जी ने अभी लौकी, तरोई, करेला और ऐसी बेल वाली बहुत सी सब्जियों की बेहन जो है वो रोपित कर दी है, जो उनको आगे उपलब्ध होगी। और वो शर्मा जी, आप दूसरी चीज बताएंगे कि ये प्रेरणा तो आपको घर से मिल गई, लेकिन आपको हमारा संस्थान क्या मदद कर रहा है इसमें? एक होता है कि भाई गार्डन अच्छा चले, उसके लिए ये जरूर देखते हैं कि भाई मेहनत हम कर लेते हैं, लेकिन मेहनत से काम नहीं बनता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं से ज्ञान प्राप्त हो। तो ज्ञान प्राप्त हमको पूसा से ही मिलता है। वहाँ हम जाते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। पौध हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की पौध मिलती है, और कोई पूछना है कि भाई इसमें और क्या क्या करना चाहिए ताकि फूल पौधे भी बड़े खुश रहें और अच्छी तरह हमको प्रोड्यूस दें, तो वहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहाँ से हमको श्री पीके सिंह से हमको बहुत हेल्प मिलती है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और ये औरों को ज्ञान देते हैं, कौन सी खाद कब डालनी है और कितना पानी डालना है, वो इनसे ले जाते हैं। मैडम, हम आपसे ये पूछने वाले थे, जब बातचीत में आपने बताया कि आपका सब्जी वाला आजकल आपसे नाराज रहता है। क्योंकि मुझे 2-3 महीने हो गए मैंने उससे कोई सब्जी नहीं ली, तो मैंने उसको बोला कि अभी थोड़ा रुक जाओ, 1-2-1 महीने में मैं तुमसे सब्जी लूँगी। हमारे ही इतने टमाटर हुए हैं कि हमें बांटने पड़े हैं। विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ आपकी एक सक्सेस स्टोरी जो है वो इंडियन हॉर्टिकल्चर में भी पब्लिश हुई थी, और उस समय लगभग 80 किलो टमाटर, ऐसे ही 30-40 किलो ब्रोकली और शिमला मिर्च। लोग कहते हैं कि बाहर अगर आप खुले में शिमला मिर्च लगाते हैं तो वो रंग नहीं आता, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शर्मा जी ने शिमला मिर्च लगाई है, पीले रंग की शिमला मिर्च पूरी तरह से रंग ले रही है। इसके अलावा आपने चेरी टमाटर लगाए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, तो सभी तरह की सब्जियां जो हैं वो छत पे आ रही हैं और अच्छी तरीके से वो इसका उत्पादन ले पा रहे हैं। बताऊं, चेरी टमाटर 3 दिन पहले मैंने 2-2.5 किलो उतरे थे, अपनी फ्रेंड्स को बांटे हैं, और उनको घर में वो कहते हैं हमने कभी इतने इकट्ठे चेरी टमाटर देखे ही नहीं है। और वो जो छोटे छोटे पीले होते हैं जी जी, वो बहुत उनको स्वादिष्ट लगे। और जहाँ तक ये आप बात कर रहे हैं ना ये कैप्सिकम की, जी जी, इसका मैंने परसों ही पिज्जा बनाया, क्योंकि एक बन जाए तो सब्जी तो बन नहीं सकती, तो हमने पिज्जा बना दिया। तो चलिए, आप अपनी भोजन शैली भी बदल रहे हैं, लेकिन उसको पौष्टिकता के साथ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूसा समाचार से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू। किसान भाइयों, प्याज रबी मौसम की एक मुख्य सब्जी फसल है जिसकी बुआई मुख्यतः नवंबर में की जाती है। जो किसान प्याज में बीज उत्पादन करते हैं उनको इसका सही तरीका अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज एवं बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है। आइए आपको विस्तृत जानकारी हेतु सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी को। आपको पता है कि प्याज 2 सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है, और जो खरीफ का बीज उत्पादन प्रक्रिया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीज उत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी प्रचलित प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है, और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं, और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं,
और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं। और जब बहुत 7-8 हफ्ते तैयार हो जाती है तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की वो लाइन से लाइन की दूरी हो। करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी उसमें किया था और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए वो करीब करीब इतना हो जाएगा जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा और उसका करीब लगभग 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहाँ देखा था, तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय हम इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुँहे के कंद ना हो और कंद बिल्कुल एक बढ़िया आकार में हो और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने विभाजित है और पतले तने का चयन करते हैं और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं जिससे कि और 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो, उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके और वो 25 कुंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो हमने पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब 60 सेंटीमीटर रखी है और एक फसल से बोई गई जो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है, ऊपर रेज बेड में नालियाँ बगल में चल रही है तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 उनके आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला देते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे तो वो स्टेज लगभग उसके 10-12 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है और उनकी हम इसकी तुलाई कर लेते हैं और तुलाई करने के बाद इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, तो जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज़्यादा ना हो और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीजोत्पादन होता है। करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल बीज आपको आसानी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से सारस त्रिवेदी जी ने कटहल में फूलों के असमय गिरने एवं फलों के छोटे होने की समस्या बताई है। जो पुष्प गिर रहे हैं वे नर पुष्प हैं जिनका गिरना स्वाभाविक है। यदि मादा फूल जिनकी सतह खुरदुरी होती है वे भी गिर रहे हैं तो आप बेविस्टीन की 200 ग्राम मात्रा को एवं प्लेनोफिक्स की 50 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। देश भर से कई किसानों ने खीरा में लाल कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु सूर्योदय से पहले मार्शल की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरियाणा से माया देवी जी ने पपीते की मिठास की वृद्धि हेतु उपाय पूछा है। पपीते में मिठास की वृद्धि हेतु पोटेशियम सल्फेट की 10 ग्राम मात्रा एवं जिंक सल्फेट की 6 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोहतक हरियाणा से सोनू गिल जी ने गोभी की पत्तियों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कैबेज बटरफ्लाई का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम प्रभावित पत्तियों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में
कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 18 एवं 19 मार्च को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तर आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में, 18 से 20 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, 18 से 21 मार्च के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कुछ कुछ स्थानों पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 22 से 24 मार्च के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।